नमस्कार श्रोताओं, आज के स्पोर्ट्स स्कैन प्रोग्राम में मैं हूं जागृति शर्मा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मनोज जोशी। मनोज, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में किरण जॉर्ज ने चीन के शी यूकी को हराकर शानदार जीत दर्ज की। फ्रेंच ओपन टेनिस की पुरुष डबल्स में जीवन नेदुचेजियन और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी दूसरे दौर में। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने नए सत्र की घोषणा की और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का विरोध प्रदर्शन कर रहे कुश्ती खिलाड़ियों से खेलों को नुकसान न पहुंचाने का आग्रह। और सबसे पहले हम बात करेंगे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन की, जहां पर आज कई बड़े उलटफेर देखने को मिले, जहां पर जीत भी शानदार तरीके से दर्ज हुई और हार एक बड़े खिलाड़ी की हुई है। आज राउंड ऑफ 32 के मुकाबले हुए थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में, जो खेला जा रहा है बैंकॉक में। यहां पर भारत के किरण जॉर्ज ने 9वीं वरीयता प्राप्त चीन के शी यूकी को हराकर शानदार जीत दर्ज की। 21-18, 22-20 से शी यूकी को हराकर किरण जॉर्ज प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। तो ये शुरुआत हमने जीत से की है और ये बड़ा उलटफेर है। मनोज, क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। किरण जॉर्ज जो है काफी प्रतिभाशाली भी हैं और प्रकाश पादुकोण एकेडमी की देन है। और यहां से इन्होंने जिस तरह पोलिश इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता है इस साल, उससे उन्होंने अपने इरादे जाहिर कर दिए थे। हालांकि उनका जो प्रतिद्वंदी था काफी मजबूत था, ऐसा लग नहीं रहा था कि इतनी सहजता के साथ वो मुकाबला जीतेंगे, क्योंकि सुदीर्घन कप में उनका पूरी तरह से दबदबा रहा। और जिस तरह का प्रदर्शन उन्होंने एशियन गेम्स में किया, मेंस टीम का गोल्ड उनके नाम रहा, एशियन चैंपियनशिप का सिल्वर मेडल उनके नाम रहा, तो उसको देखते हुए किरण की ये जो जीत है बहुत उत्साहवर्धक जीत है। और अब उनका मुकाबला होना है वेंग होंग यान से, जो कि चीन से ही ताल्लुक रखते हैं। एशियन चैंपियनशिप 2022 के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं और कई खिताब, बड़े खिताब उन्होंने अपने नाम किए हैं। तो यहां अगर उन्होंने जीत दर्ज कर ली तो आप ये मानकर चलिए कि वो ये साबित कर देंगे कि पिछली जो जीत थी वो कोई तुक्का नहीं थी। तुक्का नहीं थी, वो मेहनत का उनका फल था। और बात एक और बड़ी इस प्रतियोगिता में हुई है, बड़ा उलटफेर देखने को मिला, जहां पर पीवी सिंधु को हार का सामना करना पड़ा। तो पीवी सिंधु का जो प्रदर्शन है, मतलब एक तरफ हम देख रहे हैं कि एक बहुत ही युवा खिलाड़ी जो आगे बढ़े हैं और जो हमारी स्टार शटलर हैं वो हार कर बाहर हो गई। देखिए, इस साल इंजरी का भी दौर रहा है उनका और कोच भी उनके बदले हैं। काफी उतार चढ़ाव आए हैं उनके खेल में। मलेशियन ओपन में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से वापसी की थी। एशियन मिक्स टीम टाइटल में भी उसमें भी ये तीसरे स्थान पर रही थी और स्पेन मास्टर्स में फाइनल तक इन्होंने अपनी जगह बनाई। तो ऐसा उतार चढ़ाव आ जाता है कई बार, क्योंकि उनके जो अपोनेंट है वो काफी तजुर्बेकार रही हैं। वो बात अलग है कि पीवी सिंधु उन्हें 9 बार हरा चुकी हैं और केवल 2 बार वो हारी हैं। और जो मिशेल हैं, जो जिनसे वो हारी हैं, वो 2014 की कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी तजुर्बेकार हैं, कितनी अनुभवी हैं और उनका अनुभव जो है यहाँ पीवी सिंधु पर भारी पड़ा। बिल्कुल, लेकिन अनुभव तो पीवी सिंधु का भी कम नहीं है। जी हाँ, ओलंपिक के 2 मेडल हैं उनके, ओलंपिक की मेडलिस्ट हैं वो। लेकिन मुझे लगता है हालिया जो घटनाक्रम है ना, जो इंजरी से जब आप रिकवर होकर आप लौटते हैं तो वापसी करना इतना आसान नहीं होता। तो उसका प्रदर्शन आपके बाद की प्रतियोगिताओं में भी आपके खेल पर दिखाई देता है। तो मुझे लगता है कि शायद वो एक बड़ी वजह थी। लेकिन आगे के जो भी टूर्नामेंट आ रहे हैं उनमें वो शायद इस चीज को कवर अप कर लेंगी। बिल्कुल, अगर आपकी 100% रिकवरी होती है, मैं तो चाहूंगा कि आप तभी उतरें। और उससे पहले कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप आराम फरमाएं, थोड़ी फिटनेस पे ध्यान दें और बाकी बैडमिंटन का 100% आप ना दें, क्योंकि आपके लिए फिटनेस ज्यादा अहम है। जी। और इस बीच साइना नेहवाल, सात्विक और चिराग की जोड़ी और लक्ष्य सेन सिंगल्स में जीत के साथ आगे बढ़ गए हैं। तो साइना तो आगे बढ़ गई हैं, बाकी हमारे और जो खिलाड़ी हैं वो भी आगे बढ़े हैं। पीवी सिंधु का जैसे हमने जिक्र किया तो वो तो कनाडा की मिचेल ली से 21-18, 18-21 और 21-18 से हारी। वहीं
साइना नेहवाल और अश्मिता चालिहा को भी विमेन सिंगल्स में जीत मिली है। साइना ने कनाडा की वे यू जेंग को 21-13, 21-7 से हराया। अश्मिता चालिहा ने हमवतन मालविका बंसोड को 21-17, 21-14 से मात दी। तो साइना के लिए तो अगर इस जीत की बात करें तो ये बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में इतना बड़ा नाम है। लेकिन अश्मिता ने हालांकि अपनी हमवतन को ही हराया है। मुझे खुशी इस बात की है कि अश्मिता और साइना दोनों ने सिंगल्स मुकाबले भी जीते हैं, और सिंगल्स जीतने के बाद यदि आप डबल्स जीते हैं तो मजा कुछ चौगना हो जाता है और आपका उत्साह जो है सातवें आसमान पर होता है। खैर, अपने पांव अभी आप जमीन पर ही रखिए, क्योंकि जिस तरह से साइना नेहवाल ने, जो कि 2 बार सिंगल्स में कॉमनवेल्थ गेम्स की चैंपियन भी रही हैं, और अब उनका जो मुकाबला होना है खासकर सिंगल्स की अगर मैं बात करूं तो विंग जियाओ से मैच है, जो कि चाइना की है, और वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2 ब्राउन्ज उनके नाम है। तो अच्छा अनुभव वर्सेज अनुभव, 2 अनुभवों की अच्छी टकरार होगी। और साइना का प्रदर्शन क्योंकि बहुत हालिया उस लेवल का रहा नहीं है, ज्यादातर कंपटीशन पे उतरी नहीं है, तो उनके लिए बहुत चुनौतीपूर्ण सफर था। और वहीं अश्मिता की अगर हम बात करें तो अश्मिता का अब सिंगल्स में मुकाबला कैरोलिना मारिन से होने वाला है, जो कि बहुत ही धाकड़ खिलाड़ी मानी जाती हैं। 2016 की ओलंपिक की चैंपियन रही हैं, 3 बार वर्ल्ड चैंपियन रही हैं। तो उनके सामने मैं समझता हूं कि लर्निंग एक्सपीरियंस उनके लिए जरूर रहेगा, और डबल्स में जो कुछ जीता है वो एक तरह से मैं कहूंगा बोनस है। जी, लक्ष्य सेन ने चीनी ताइपे के वांग के खिलाफ जीत हासिल की है, और प्रियांशु राजावत, किदाम्बी श्रीकांत, साई प्रणीत और समीर वर्मा को हालांकि हार का सामना करना पड़ा है। और पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी ने डेनमार्क के कायर और सागरत को 21-13, 18-21, 21-18 से हरा दिया है। देखिए, दोनों रिजल्ट्स आपने बहुत अच्छे बताए। चिराग सात्विक की जोड़ी इस वक्त अपने पूरे शबाब पर है, और डेनिश जोड़ी को अगर आप हराते हैं तो उसका मजा और ज्यादा बढ़ जाता है। और लक्ष्य सेन तो आज मैं समझता हूं भारतीय बैडमिंटन के मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर हैं। जो किदाम्बी श्रीकांत काम नहीं कर पाए, वो काम इन्होंने किया। श्रीकांत नंबर 1 भी बने, लेकिन उतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ना होने की वजह से, उतार चढ़ाव होने की वजह से उनके लिए आगे की मंजिल बहुत चुनौतीपूर्ण रही। लेकिन लक्ष्य सेन, जो कि जर्मन ओपन के फाइनल में पहुंचे, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन के फाइनल में पहुंचे, वर्ल्ड चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स का उन्होंने पिछले साल स्वर्ण पदक जीता है। तो वांग जू वेई के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने अच्छे ड्रॉप शॉट्स लगाए, नेट उनका जो कोर्ट कवरेज था वो बहुत ही कमाल का था। और मैं समझता हूं कि जिस तरह से तेजी से बढ़ते हुए कदम हैं लक्ष्य सेन के, और वांग जू वेई को जो उन्होंने हराया है, तो अब उनका अगला मुकाबला जो होगा ली शी फेंग, जो कि चीन से ताल्लुक रखते हैं, उनसे होने वाला है। ये लक्ष्य के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोनों काफी तगड़े खिलाड़ी माने जाते हैं इस कैटेगरी में। और अब बात करते हैं टेनिस की। फ्रेंच ओपन टेनिस में पुरुष डबल्स के पहले दौर में भारत के जीवन नेदुचेजियन और एन श्रीराम बालाजी की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्सी पोपरिन और बेलारूस के इया इवाश्का की जोड़ी को 6-3, 6-4 से हराकर दूसरे दौर में जगह बना ली है। जी हाँ, बिल्कुल। मैं तो कहूंगा कि एक अच्छी शुरुआत है, और युवा वर्ग में या आप डबल्स में या मिक्स डबल्स में भारतीय दृष्टिकोण से यही कुछ उम्मीद जगती है, क्योंकि सिंगल्स में, मेन सिंगल्स में या विमेन सिंगल्स में हमारी चुनौती उस लेवल पे नहीं होती जो एक कड़ी प्रतिस्पर्धा जो ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंटों में देखने को मिलती है। तो जीवन बालाजी को मैं बधाई दूंगा, जितना आगे बढ़ सके उतना भारतीय टेनिस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी, और साकेत माइनेनी और यूकी भांबरी की जोड़ी ने भी फ्रांस के आर्थर रिंडरनेचेज और इंजो कोएका-ओद की जोड़ी को 6-3, 6-2 से हरा दिया है। और अभी फिलहाल रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डन की जोड़ी का सामना फेबियोन रिबॉल की जोड़ी से चल रहा है। और अगर बात करें कल की, तो एक बड़ा उलटफेर हुआ कल भी। ब्राजील के क्वालिफायर सेबोथ वाइल्ड ने दूसरी वरीयता प्राप्त रूस के डेनियल मेदवेदेव को 5 सेट तक चले रोमांचक मुकाबले में हरा दिया। देखिए, मेदवेदेव जैसे खिलाड़ी का हारना बहुत कुछ बयान करता है, क्योंकि वो पूरी तरह फिट भी हैं और पिछले हालिया उनका प्रदर्शन भी ठीक ठाक रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो तारतम्यता जब आदमी की बिगड़ती है तो फिर जो गलत होता है फिर गलत ही होता जाता है। आप अनफोर्स्ड एरर्स करते चले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। हाँ, लेकिन बड़ा लंबा मैच भी चला, 4 घंटे से ऊपर का मैच चला, उसके बाद वो हारे हैं।
और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने आज घोषणा की है कि भारतीय फुटबॉल का 2023-24 सत्र कल से शुरू होकर अगले साल 31 मई तक चलेगा। भारतीय फुटबॉल का आगामी सत्र कल से शुरू होगा और अगले साल 31 मई तक चलेगा। भारतीय फुटबॉल महासंघ ने कहा है कि देश भर के पेशेवर क्लबों को अपने खिलाड़ियों का पंजीकरण कराने के लिए 2 अवसर दिए जाएंगे। पेशेवर खिलाड़ियों का पंजीकरण कराने के लिए दूसरी विंडो अगले साल 1 जनवरी से 31 जनवरी तक उपलब्ध होगी। इन दोनों विंडो में पुरुष और महिला खिलाड़ियों का पंजीकरण कराया जा सकता है। दूसरी तरफ पुरुष और महिला एमेच्योर खिलाड़ियों का पंजीकरण कल से शुरू होगा और 31 मई 2024 को समाप्त होगा। भारतीय फुटबॉल कैलेंडर में इंडियन सुपर लीग, आई लीग, संतोष ट्रॉफी, सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप, जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप, युवा लीग, राज्यों की लीग और इंडियन विमेन्स लीग शामिल हैं। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। तो अभी जो सीजन की शुरुआत कल से होने वाली है, कितना महत्व रखता है ये इंटरनेशनल लेवल पे खिलाड़ियों के प्रदर्शन और जीत के लिए? देखिए जागृति जी, पुरुष और महिला खिलाड़ियों का पंजीकरण कल से है, रजिस्ट्रेशन है, तो ये बहुत मायने रखता है। जब आप मेन स्ट्रीम में आते हैं तो आपके लिए टूर्नामेंटों की कतार लग जाती है। जिस तरह ISL है, आपने रिपोर्ट में देखा, आई लीग है, संतोष ट्रॉफी है, महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है, सीनियर लेवल की भी और जूनियर लेवल की भी। तो ये सारी प्रतियोगिताएं मिलकर किसी भी खिलाड़ी को एक ऐसा मंच प्रदान करती है जो भविष्य में उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए बहुत ही काम आता है। तो मैं समझता हूं इसका बहुत महत्व है और इस तरह की चीजें जो है खिलाड़ी अभी से ही उसके लिए रणनीति जरूर बना चुके होंगे। और अमेरिका ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन करते हुए कल अर्जेंटीना में न्यूजीलैंड को 4-0 से करारी शिकस्त देकर अंडर 20 विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। अमेरिका ने अंतिम 16 के इस मैच में शुरू से लेकर आखिर तक दबदबा बनाए रखा। और 7 जून से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। ये महामुकाबला इंग्लैंड के ओवल में खेला जाएगा। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी इंग्लैंड पहुंच चुके हैं और मैदान पर जमकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। पिछली बार भी भारत ने इस प्रतियोगिता के फाइनल तक का सफर तय किया था, मगर न्यूजीलैंड के हाथों उसे हार का सामना करना पड़ा। इस बार भारतीय टीम पूरी कोशिश करेगी कि वो खिताब अपने नाम करे। विराट कोहली इंग्लैंड पहुंच चुके हैं और प्रैक्टिस में घंटों मैदान पर पसीना बहा रहे हैं। यदि भारत को WTC की ट्रॉफी जीतनी है तो विराट के बल्ले से रन आना बेहद जरूरी है। कोहली ने हाल ही में समाप्त हुए IPL में कंसिस्टेंसी के साथ बल्लेबाजी की थी। विराट ने लगातार 2 शतक लगाकर 639 रन बनाए। रविंद्र जडेजा टीम के लिए मैच विनर साबित हो सकते हैं। वहीं तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी भी उन खिलाड़ियों में से हैं जिनका प्रदर्शन टीम इंडिया को ट्रॉफी जिता सकता है। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन। तो अभी IPL खत्म हो चुका है, अब निगाहें हैं WTC पर। जी हाँ, बिल्कुल। भारत देखिए, यहाँ पर मैं तो यही कहूंगा कि ओवल में अब तो जो तीसरा जत्था था वो भी पहुंच गया है और उसमें शुभमन गिल और जडेजा और ये सब टीम के साथ जुड़ चुके हैं। तो कुल मिलाकर लबोलुआब यही है कि जो टीम नई गेंद का अच्छे तरीके से सामना करेगी वो टीम को कम से कम 60 से 70% उसका लाभ मिलने वाला है, क्योंकि आपका तेज गेंदबाजी जो मोर्चा है वहां 4 तेज गेंदबाज मौजूद हैं। और भारत जो इस ओवल मैदान में, क्योंकि कंडीशंस काफी मोर और लेस भारत जैसी हैं वहां, तो वहां चौथी जो पारी होगी वहां पर आपको स्पिनर्स को मदद मिलती हुई दिखाई दे सकती है। तो ऐसी स्थिति में संभव है कि भारत 2 स्पिनर्स के साथ उतरे और ऑस्ट्रेलिया 4 तेज गेंदबाज और 1 स्पिनर के साथ चले। और क्योंकि मैच के चौथे दिन चाय के बाद थोड़ा सा गेंद टर्न लेती है। जी। और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने विरोध प्रदर्शन कर रहे कुश्ती खिलाड़ियों से आग्रह किया है कि ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिससे खेलों को नुकसान पहुंचे। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि पहलवानों को जांच के नतीजे आने तक धैर्य रखना चाहिए और जांच पर भरोसा रखना चाहिए। श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली पुलिस ने उच्चतम न्यायालय में मामले की सुनवाई के अनुरूप प्राथमिकी दर्ज की है। सरकार खेल और खिलाड़ियों के पक्ष में है। खेल मंत्री की ये टिप्पणी साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया सहित देश के शीर्ष पहलवानों के अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पदक विसर्जित करने के लिए उत्तराखंड में हर की पौड़ी पर जाने के एक दिन बाद आई है। और अब समय नहीं है हमारे पास श्रोताओं, तमाम खेल खबरों पर आपने हमसे चर्चा की। मनोज, आपका धन्यवाद। और आपको नमस्कार।